अर्धकाय महावीर चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम राहु प्रणमाम्यहम। आधे शरीर वाले महावीर सूर्य और चंद्रमा का भी मर्दन करने वाले राहु को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, कलयुग के राजा राहु जाग चुके हैं। और राहु का जागना, कलयुग के राजा का जागना जीवन के परिवर्तन के लिए और भाग्य के निर्माण के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। इस कलयुग में, इस भौतिक युग में जहां जहां हमारी नजर जाती है, जिस वस्तु पर, जिस पदार्थ पर हमारी नजर जाती है, वो सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। राहु एक स्वार्थी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। राहु को छाया ग्रह माना जाता है, शैडो प्लैनेट है ये। और ये जीवन में जब दाने पे उतर जाए तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं। और रहस्यमय ग्रह हैं, कब क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता। रंक से राजा भी बना देते हैं और राजा से रंक भी बना देते हैं। दोस्तों, 30 मई 2025 का वो दिन होगा जिस दिन राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था 18 महीनों के बाद, क्योंकि राहु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। तो 30 मई 2025 को 18 महीनों के बाद इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, वो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से और कर्क राशि वाले जातकों के भाग्य भाव से निकल करके, नवम भाव से निकल करके अष्टम भाव में शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान हुए। क्योंकि आज का ये जो राशिफल है, ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। तो 30 मई 2025 को राहु ने राशि परिवर्तन करके वो आपके अष्टम भाव में शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान हुए। शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी माना जाता है और राहु की सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि ही मानी जाती है। राहु इस राशि में आने के लिए आतुर रहते हैं, लालायित रहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि 30 मई 2025 के बाद जब राहु कुंभ राशि में विराजमान हुए और अष्टम भाव में विराजमान हुए, तो इसका उचित फल हमें देखने को क्यों नहीं मिला। दोस्तों, राहु ने जब अपना राशि परिवर्तन किया था 30 मई 2025 को, वो कुंभ राशि में आए थे। उस समय उनकी डिग्री थी 30 डिग्री, वो 30 डिग्री पर थे। और 30 डिग्री में राहु अपनी वृद्धावस्था में होते हैं। और अब एक वृद्ध व्यक्ति से हम ज्यादा से ज्यादा क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो बुद्धि बल से हमारी मदद कर सकते हैं, ज्ञान बल से हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक बल जो है वो इतना उनमें नहीं रहता। लेकिन 3 सितंबर 2025 से ही राहु अपनी युवा अवस्था में चल रहे हैं, यौन अवस्था में चल रहे हैं। क्योंकि 3 सितंबर को राहु आ गए 24 डिग्री पर और 24 डिग्री में राहु अपनी युवा अवस्था में होते हैं। अब जैसे जैसे राहु की डिग्रियां कम होगी, उनकी अवस्थाएं बदलेगी। यानी वो अभी तो युवा अवस्था में चल रहे हैं, उसके बाद वो कुमार अवस्था में भी आएंगे, उसके बाद वो बाल अवस्था में भी आएंगे। तो जैसे जैसे इनकी डिग्रियां कम होती जाएगी, वैसे वैसे राहु जागृत होते जाएंगे, अत्यधिक बलशाली होते जाएंगे। और इस कलयुग में राहु का जागना बहुत जरूरी माना जाता है। तो 2025 के 4 महीने और 2026 का पूरा साल यानी 16 महीने तक राहु क्या विशेष फल देंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, कौन है राहु? कुछ विद्वान राहु को मानते हैं आध्यात्मिक अंधकार, तो केतु को मानते हैं प्रकाश। हालांकि ये दोनों ग्रह शैडो प्लैनेट, छाया ग्रह हैं, इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, वही केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। क्योंकि राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में। राहु सुख लोभी है, उनको सुख पसंद है और ऐशो आराम पसंद है, कम मेहनत में ज्यादा फायदा। ये राहु की अलग से एक पहचान होती है। ये आलस्य प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। राहु का संबंध प्रेम और विश्वास में नहीं है। क्योंकि जितने भी इस दुनिया में जो कार्य होते हैं, प्रपंचपूर्ण कार्य, छल कपट, आडंबर, हवाई केले बनाना, व्यर्थ का परिश्रम, यह सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। और समुद्र के मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार अब दानव तो हजारों थे, लेकिन एक ऐसा दानव था जिसके मन में यह प्रबल इच्छा हुई अमृत पान करने की। तो उसने देवताओं का रूप धारण करके वो देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया। तो गर्दन कटी तो कटी, लेकिन अमृत की कुछ बूंदों का स्वाद श्री हरि विष्णु के हाथ से उसने चखा। तो ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ इस कलयुग में हमें राहु ही दे सकते हैं। तो राहु
ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो अगर देने लग जाए तो ये रंग से राजा बना देते हैं और छप्पर फाड़ के दे देते हैं। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए 30 मई 2025 से पहले राहु भाग्यभाव में और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान थे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने भी अपना राशि परिवर्तन किया था, यानी वो कुंभ राशि अपनी खुद की राशि मूल त्रिकोण राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए और 2.5 साल तक मीन राशि में चलेंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 को शनि की जो ढैया है वो भी समाप्त हो गई। अब ऐसे में राहु का अष्टम भाव में जागना और शनिदेव की राशि कुंभ राशि में जागना, यह तो भाग्य के निर्माण के लिए और जीवन के परिवर्तन के लिए, प्राप्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब उससे पहले 30 मई से पहले राहु आपके भाग्यभाव में चल रहे थे और देवगुरु बृहस्पति की राशि यानी कि अपनी शत्रु राशि में चल रहे थे। बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, देवताओं के गुरु हैं, और राहु एक दैत्य ग्रह है। देवताओं और दानवों के बीच कब बनी है? तो और उल्टा 29 मार्च से पहले शनिदेव की ढैया भी चल रही थी। तो ऐसे में राहु का नेगेटिव प्रभाव आपने देखा होगा। 30 मई 2025 से पहले 18 महीने भाग्य का साथ नहीं मिला होगा, भाग्य में रुकावटें उत्पन्न हुई होगी। काम करने के लिए आप घर से बाहर भी निकले होंगे लेकिन वो काम आपका बना नहीं होगा। दूसरा, आगे बढ़ने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। 4 कदम आगे बढ़ रहे थे तो 8 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। व्यर्थ के खर्चे बने हुए थे, हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे। यही भाव भाग्य का भाव माना जाता है। तो भाग्य में रुकावटें भी आ रही थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, कर्म और भाग्य का जुड़ाव नहीं देखने को मिल रहा था। यह भाव पिता का भाव माना जाता है। तो पिता के साथ अलगाव पैदा हो रहा था, मनमुटाव पैदा हो रहा था, प्रत्येक संपत्ति में विवाद पैदा हो रहा था, वाणी में कटुता बनी हुई थी। आप अपनी वाणी के कारण, अपनी भाषा के कारण संबंध खराब कर रहे थे लोगों के साथ, ऐसी प्रवृत्ति आप में भी देखने को मिली। दूसरा, कर्ज के बोझ तले आप दिनों दिन दबे चले जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। पैसे अननेसेसरी खर्च हो रहे थे, बाहर घूमना, गलत लोगों का संगत करना, नशे के शिकार आप बन चुके थे इन दिनों में। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं 30 मई 2025 से पहले के 18 महीनों में आपने फेस की होगी। यहां से राहु की सप्तम दृष्टि थी आपके तीसरे भाव पर। तो तीसरा भाव आत्मविश्वास का भाव माना जाता है। आपके आत्मविश्वास में दिनों दिन गिरावट देखी जा रही थी, काम करने में मन ही नहीं लग रहा था, आप घर में बैठे रहे थे, आलस्य की प्रवृत्ति आप में बनी हुई थी। तो आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल रही थी, उत्साह की कमी आप में देखने को मिल रही थी, एक नेगेटिव एनर्जी आपके मन में एक घर कर गई थी। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी थी जो आपने देखी होगी। अब यहां से राहु की पंचम दृष्टि थी आपके लग्न भाव के अंदर। तो लग्न भाव यह आपका अपना भाव है, आपके स्वास्थ्य का भाव है। तो स्वास्थ्य में दिनों दिन गिरावटें आपने देखी होगी, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी। दूसरा, यह भाव आपके चरित्र का भाव माना जाता है। चरित्र में आक्षेप भी लगे, पति पत्नी के संबंध भी बिगड़े, शंकाशील स्वभाव भी बना, एक दूसरे की दोनों आवाज कर रहे थे। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। स्वभाव में गिरावट देखने को मिल रही थी, आचरण में, गुणों में गिरावटें देखने को मिल रही थी। आपकी योग्यता तो थी लेकिन आपकी योग्यता दिनों दिन दब रही थी। तो ऐसी परिस्थितियां आपने देखी होगी। लेकिन 3 सितंबर 2025 से ही राहु जागृत हो चुके हैं, क्योंकि इनकी डिग्री 24 डिग्री पर है और धीरे धीरे इनकी डिग्रियां कम होगी। तो इसका एक पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब राहु आपके अष्टम भाव में और कुंभ राशि में है, शनिदेव की राशि में, अपनी सबसे प्रिय राशि में, और ऐसे में वो जाग चुके हैं। अब यह नहीं बोलना हमें कि लग्न से अष्टम होने के कारण यह भाव मारक भाव है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके वैसे तो मार्कस बनता है जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनता है। लेकिन यह भी नहीं बोलना है कि यही भाव प्राप्ति और परिवर्तन का भाव माना जाता है, यही भाव आत्मविश्वास का भाव भी माना जाता है। और परिवर्तन तो हमेशा भीतर से शुरू होता है। तो यह भाव अष्टम भाव परिवर्तन का भाव माना जाता है। और ऐसे में राहु का यह रहना, वैसे भी छठे, 8वें और 12वें भाव में पाप ग्रहों का रहना शुभ फल तो देता ही है। तो ऐसे में राहु जागृत हो चुके हैं। तो आने वाले 16 महीनों में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग्य का निर्माण होने वाला है। कोई ना कोई प्राप्ति, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन, जो आप दुख देख रहे थे, तकलीफें देख रहे थे, जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का उचित परिणाम अब आपको देखने को मिलेगा। यह भाव रहस्य का भाव माना जाता है। और राहु एक रहस्यमय ग्रह है। तो आपके अंदर एक योग्यता थी जो लगातार दबी हुई थी। अब यह योग्यता है, यह समताएं आपकी बाहर निकलेगी। आपके आत्मविश्वास में एक बहुत अच्छी शक्ति का निर्माण होगा। ग्लैमर से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए भी अच्छा देखने को मिलेगा। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं,
पराविज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, तंत्र विद्या के क्षेत्र से जुड़े हैं, ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े, उनके लिए तो राहु का ये जागना बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। तो निश्चित तौर पर परिवर्तन और प्राप्ति यानी पदोन्नति, प्रमोशन, जो दबा हुआ था, रुका हुआ था, वो नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट नहीं बढ़ रहा था। जहां आप नौकरी कर रहे थे या फिर आप व्यापार कर रहे थे, वहां पर लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ रहे थे। आपके पीछे जो लोग आए काम करने में, वो लोग आगे बढ़ गए और आप दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे। तो ऐसी इच्छाएं, ऐसी परिस्थितियां आपने कई दिनों से देखी होगी, कई महीनों से देखी होगी। अब यहां से राहु की पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है और 12वां भाव विदेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है, समुद्र से उस पार का भाव माना जाता है। तो हमारे लिए समुद्र का उस पार मतलब विदेशी हुआ। और राहु एकमात्र ऐसे ग्रह जो जातक के विदेश मार्ग के जाने के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो वीजा में जिनको प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए तो यह स्थिति बहुत अच्छी होगी। यह भाव अन्यता और परत्व का भाव माना जाता है। यह भाव यौन संबंधों का भाव माना जाता है, शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है। और राहु की पंचम दृष्टि का होना और राहु के जागने के बाद पंचम दृष्टि अगर यहां करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी होगी, व्यापार के सिलसिले में होगी, शिक्षा के सिलसिले में होगी। और यह भाव निवेश का भाव भी माना जाता है। आपने अपने धन का निवेश चाहे प्रॉपर्टी में किया हो, बच्चों के एजुकेशन में क्या हो, कहां जहां भी किया हो, उसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में आपने पैसे लगाए होंगे तो वो पैसे आपके फंसे हुए थे, कर्ज के बोझ तले आप दबे जा रहे थे और फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। वो पैसा भी आपके जीवन में वापस आएगा। तो निश्चित तौर पर यहां से राहु की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य भी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। अब यहां से राहु की सप्तम दृष्टि होगी आपके धन भाव पर, धन, कुटुंब और वाणी का भाव। कुटुंब में एक विशेष प्रकार का परिणाम देखने को मिलेगा। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। ये भाव वाणी का भाव भी माना जाता है। तो आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में भी माहिर होंगे, क्योंकि ऐसी कूटनीति राहु आपको देंगे। राहु एक ऐसे ग्रह जो साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना है तो करना है, मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ इस कलयुग में हमें राहु ही दे सकते हैं। तो सप्तम दृष्टि होगी इस भाव पर और राहु की एक नवम दृष्टि होगी 7, 8 और 9 आपके दसम भाव पर, सॉरी आपके चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव माता का भाव माना जाता है, चतुर्थ भाव भूमि का भाव माना जाता है, भवन का भाव माना जाता है, वाहन का भाव माना जाता है। इन 16 महीनों में आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या पुराना आपके पास है उसको बदल करके आप नया ले सकते हैं। प्रॉपर्टी का भी भाव, यह भाव माना जाता है। तो घर का, जो किसी के पास मकान नहीं है वो मकान का सपना भी आपका पूरा होगा। प्रत्यक्ष संपत्ति में भी जो विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर भी काट रहे थे, वो फैसला भी आपके पक्ष में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु का जागना 3 सितंबर 2025 से लेके अगले 16 महीने जीवन के परिवर्तन और भाग्य के महत्वपूर्ण निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है, राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय इन 16 महीनों में आप करें। राहु से संबंधित उपायों में राहु के जो मंत्र होते हैं वो आपको करने हैं नाग गायत्री मंत्र, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह जो सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण करते रहें। दूसरा, आपके घर में पूजा पाठ का जो स्थान तो होगा उसमें भगवान शिव की तस्वीर होगी या मूर्ति होगी, तो आपको बाहर से एक मयूर पंख से बना पंखा होता है वो आप लेकर के आ जाएं। जब भी आप दैनिक पूजा करते हैं अपने घर में तो भगवान शिव की मूर्ति पर उस मयूर पंख से पंखे से आप नियमित हवा दें, क्योंकि जो मोर होता है वो सर्प को खत्म कर देता है और राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा करने से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी, राहु की भी कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक हो जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम राहवे नमः, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।